हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी को आज जो टॉपिक डिस्कस करने जाऊंगा उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में ये टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। तो अगर आपने अभी तक इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है या आपकी को थोड़ी बहुत वीक है तो एक बार इसको पढ़ लो। ऐसी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी हुई हैं कि शायद आप समझ पाओ आसानी से। दूसरा, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में हाल ही में कटौती की है। देखते हैं क्या है दोनों चीज़ें। तो कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने और ब्याज दरों में कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दरों में कटौती की घोषणा की है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के। 24 के कौन थे? डॉक्टर उर्जितार पटेल। नेक्स्ट बात करते हैं। रेपो रेट में 0.40% की कटौती की गई है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दी गई है। बात करें, अब रेपो रेट 4% हो गई है और लॉकडाउन के दौरान दूसरी बार इसमें कटौती की गई है। इससे पहले 27 मार्च को रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई थी। बात करते हैं रेपो रेट क्या है। देखो, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो रेपो रेट वो रेट है, मान लो आसान भाषा में आरबीआई जो है ना, किसी भी बैंक को, सपोज़ आपका बैंक एक लगता है एसबीआई आपका बैंक है, तो एसबीआई को पैसे की नीड है तो वो पैसा मांगने आपके पास तो जाएगा नहीं, वो पैसा कर्ज लेने किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। तो आरबीआई अपना पैसा जो बैंकों को कर्ज के रूप में देता है, तो कर्ज के रूप में देगा तो कुछ ना कुछ ब्याज तो लेगा। तो ब्याज जो आरबीआई अपने बैंकों से लेता है, मतलब कर्ज के रूप में दिए गए पैसे पर, उस ब्याज को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। ये आसान भाषा में एक बार मैं समझा देता हूँ, बुक्स की भाषा में भी। ये आप कैसे याद करोगे? रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। जैसे आपका एसबीआई है, कोई भी बैंक हो, अगर वो कर्ज लेने जाएंगे आरबीआई के पास तो उसको किसी ना किसी ब्याज पे तो पैसा देना पड़ेगा। तो जिस ब्याज पे पैसा देगा, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो क्या होगी? आपकी रेपो रेट हो जाएगी। कर्ज की मांग बढ़ने पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेता है। सपोज अगर आपके एसबीआई बैंक है और उसमें कर्ज की मांग बढ़ रही है, मतलब आप भी जा रहे हो, कोई और भी जा रहा है, पैसा मांग रहे हो लगातार, तो उसके पास पैसे की कमी होनी है, सिंपल सी बात है। तो वो आरबीआई से पैसा उधार लेगा। इसके लिए उन्होंने निर्धारित ब्याज चुकाना पड़ता है। तो रेपो रेट में कटौती का मतलब है कि बैंकों को रिजर्व बैंक से कम दर पर लोन मिलेगा। अब बात यह है कि रेपो रेट से आपको क्या फ़ायदा है, या कि रेपो रेट की कमी होने से आपको क्या फ़ायदा है, तो वो एक बार समझ लो। आरबीआई जब रेपो रेट में कटौती करता है तो प्रत्यक्ष तौर पर बाकी बैंकों पर वित्तीय दबाव कम हो जाता है और आरबीआई की ओर से हुई रेपो रेट में कटौती के बाद बाकी बैंक अपनी ब्याज दरों में कटौती करते हैं। इसकी वजह से होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई में कमी आ जाती है। रेपो रेट में कटौती होती है तो महंगाई पर नियंत्रण लगता है। ऐसा होने से देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़े स्तर पर फ़ायदा मिलता है। ऑटो और होम लोन क्षेत्र को भी फ़ायदा मिलता है। रेपो रेट कम होने से कर्ज सस्ता होता है और उससे होम लोन में आसानी होती है। ऐसी कंपनियां जिन पर काफ़ी कर्ज है उन्हें भी रेपो रेट कम होने का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि रेपो रेट कम होने के बाद उन्हें पहले से कम ब्याज देना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। आरबीआई के इस फैसले से प्राइवेट सेक्टर में
इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि देखो होगा क्या, प्राइवेट सेक्टर वालों को ब्याज या पैसा जो है वो सस्ता मिल जाएगा, और सस्ता मिलने के बाद कंपनियों को पूंजी जुटाने में और आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की, क्योंकि ये भी घटाया है अभी हाल ही में। तो यह रेपो रेट से जस्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा राशि पर ब्याज मिलता है। मतलब अगर एसबीआई के पास, जो किसी भी व्यक्ति का बैंक है, अगर एसबीआई मान लो आपका, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, और एसबीआई के पास पैसा इतना ज़्यादा हो जाए कि उसे लगे कि ग्राहकों को देने के बाद भी उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो अपना पैसा कहीं ना कहीं तो जमा करेगा। तो वो अपना पैसा कहाँ जमा करता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई उस जमा पैसे पर भी कुछ ना कुछ ब्याज देता है, और जो ब्याज देगा उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। रिवर्स रेपो रेट बाज़ारों में नकदी की तरलता के नियंत्रण करने के लिए काम आती है। बाज़ार में जब बहुत ज़्यादा तरलता दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज के लिए अपनी रकम उसके पास रखें। रिवर्स रेपो रेट में कटौती से क्या फ़ायदा है? रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि वो बैंक अपने अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। इससे उनके पास नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी, मतलब उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा बैंक वालों के पास, और बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अधिक कर्ज देने को प्रोत्साहित होंगे। बैंक आरबीआई के पास अपना नकद जमा न कराने के बजाय लोन के रूप में बांटकर ज़्यादा ऋण कमाने पर या ज़्यादा ब्याज कमाने पर जोर देंगे। ये है आपका फ़ायदा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और शहर को सोलर राइज करने की योजना की शुरुआत की है। तो केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का पूरी तरीके से सोलरीकरण करने के लिए एक योजना शुरू की गई है। कोणार्क का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े और परियोजना के साथ साथ विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे सौर पेड़ और सौर पेयजल कियोस्क क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। यह योजना सौर ऊर्जा सहित कोणार्क शहर की सभी ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। भारत सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से इस परियोजना के निष्पादन के लिए 100% या 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता लगभग 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। अब बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, आपको पता होना चाहिए नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। अभी हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात में शुल्क में 20% की वृद्धि कर दी गई है। हरित ऊर्जा उपकरण होते हैं ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट। इसका उद्देश्य है उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। वर्तमान में भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरे सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 गीगावाट हो गई है। हरित ऊर्जा क्या है? हरित ऊर्जा ऐसी स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यधिक हानिकारक नहीं है। वास्तव में हरित ऊर्जा प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सूर्य, पवन, जल, भूगर्भ और पादपों से उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में MSMES क्षेत्र को सहारा देने के लिए किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस कार्यक्रम का नाम है रीस्टार्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के
MSMEs को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम से MSMEs की 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार MSMEs के पुनर्द्वार के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करते हुए कहा कि MSMEs सेक्टर की फार्मी को कम ब्याज दरों पर इनपुट पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार ने MSMEs से खरीदे जाने वाले 360 उत्पादों की पहचान की है, जिसकी सरकारी खरीद पर 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। कुल खरीद में से 25% सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से, 4% SC/ST उद्यमों से तथा 3% महिला उद्यमियों से खरीदा जाएगा। इस पहल से 72,531 से अधिक सूक्ष्म, 24,252 लघु तथा 645 मध्यम उद्योगों को लाभ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चीन के बाद PPE का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा बन गया है? PPE किट आप सब जानते हैं, भारत चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता केंद्र बन गया है, जो वर्तमान में दुनिया में PPE किट के अग्रणी निर्माता है। भारत में प्रतिदिन 2.06 लाख PPE किट का उत्पादन हो रहा है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है। एक PPE किट में मूल रूप से शू, कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होते हैं। PPE की फुल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। वह राज्य कौन सा है जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भारत में मैं बात करूं अगर मार्च, अप्रैल और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 6 मंथ ऐसे हैं, इन मंथ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंजा डिजीज़ फैलने का खतरा है। इन्फ्लुएंजा क्या है? एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये इन्फ्लुएंजा एक फ्लू टाइप में फैलने वाली बीमारी है। फ्लू स्वाइन फ्लू हो सकता है, आई फ्लू हो सकता है, बर्ड फ्लू हो सकता है। तो आपको पता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ स्वाइन फ्लू की बात कर रहा हूँ। स्वाइन फ्लू का वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए H1N1। ठीक है, बात करते हैं कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते जा रहे मामले, साथ ही मानसून के स्वाइन फ्लू H1N1 की कड़ी चुनौती H1N1 की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिसके कारण हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधित 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस B नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य के 21 जिला अस्पतालों ने नेत्रदान केंद्र शामिल हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस के क्या होता है। तो आपके शरीर में एक डिजीज़ हो जाती है जिसको आप बोलते हो येलो फीवर। येलो फीवर का अगर ठीक टाइम पे आप ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे तो आपको एक डिजीज़ हो सकती है हेपेटाइटिस। येलो फीवर एंड हेपेटाइटिस दोनों ही डिजीज़ में आपका लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। और हेपेटाइटिस होते हैं हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस। देर आर 5 टाइप्स ऑफ, जो आपके SSC से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें 5 टाइप के हेपेटाइटिस आपको पता होने चाहिए। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में था। हेपेटाइटिस B ज़्यादातर है, इसके लिए आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन भी ऐड करते हैं और वो इनके ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। तो ये आप याद रखेंगे इतना, और ये वायरल डिजीज़ हैं सारी। ठीक है, H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। कम्युनिकेबल, संक्रामक मतलब इन्फेक्शनल, या संक्रामक का मतलब होता है कम्युनिकेबल। दोनों वर्ड यूज़ होते हैं इंग्लिश में, इन्फेक्शनल भी और कम्युनिकेबल भी। और इस स्वाइन फ्लू
H1N1 नामक वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। मतलब इसके वायरस का नाम क्या है? H1N1। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।